गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह की नमस्ते, हरी हर। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया हैं, मज़े में हैं। चलिए, तो हम लोगों ने कल काफ़ी सारी बातें करी। काफ़ी सारी बातों के फलस्वरूप मेरा ध्यान कल सारा दिन बहुत सारी बातों पे जाते रहा। ऊपर से एक वीडियो हमारे ग्रुप में छोटू अंकल ने शेयर किया था, जिसमें वो व्यक्ति जो थे सोलार गांधी, वो कह रहे थे कि इस धरती का जो टेम्परेचर हुआ है मनुष्य के आने के लिए, एक अच्छे से वो रह पाए इसके लिए, इसमें केवल 6 साल 60 दिन का समय बचा है। और मान लेते हैं कि ये वीडियो कुछ समय पहले शूट किया गया होगा, फिर रिलीज़ किया गया होगा एडिट करने के बाद। तो मान के चलते हैं केवल 6 साल का ही एक समय है, जब हम ये जो रिवर्स गियर में धरती जाने वाली है, 1 डिग्री 1.5 डिग्री तापमान बढ़ने के फलस्वरूप, जहाँ बहुत सारी प्रलय विपदाएँ आनी शुरू हो जाएँगी, तो रिवर्स करने में केवल 6 साल का समय है। तो कल मैं सारा दिन इस बात को सोचती रही कि बाप रे बाप! मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 6 साल कम भी नहीं है, लेकिन 6 साल बहुत तो नहीं है। ये बात पे कल सारा दिन मेरा ध्यान जाते रहा। ऊपर से इस क्लास में हम जो डिस्कशन करते हैं, वो भी हमारे साथ रह ही जाता है ना? समस्याएँ जिस तरीके से, मतलब समस्या दिखती तो है, लेकिन समग्रता में नहीं दिखने के कारण वो समस्या कैसे, एक जगह जो समस्या उत्पन्न होती है, वो दूसरी जगह भी समस्या स्वरूप ही होती है, समाधान स्वरूप होती नहीं है। इतनी विवेचना, इतना उसको आचरित होते हुए देखना, है ना? उसको विवेचना स्वरूप में देखना, उसको व्याख्या स्वरूप में देखना, उसको घटित होने के स्वरूप में देखना। इसको बाबा जी विवेचना अथवा व्याख्या कहते हैं, अथवा आचरण कहते हैं। इस स्वरूप में देखना, ये एक इसी दर्शन की उपलब्धि मुझे समझ में आती है, और तो मुझे ये चीज़ कहीं अ, देखने में नहीं मिली। जैसे टेलीस्कोप होता है ना, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों का मिक्सचर लगता है, कि हम किसी भी स्तर पर ज़ूम आउट कर सकते हैं, है ना? लाइक अ टेलीस्कोप, और किसी भी स्तर पर ज़ूम इन कर सकते हैं लाइक अ माइक्रोस्कोप। तो ये बाबा जी की ही एक ज़बरदस्त बात है उनकी, कि हम जब चाहें ज़ूम इन, जब चाहें ज़ूम आउट कर लेते हैं, है ना? और व्यवस्था के अर्थ में ऐसा कर पाते हैं। ये उपलब्धि है दर्शन की। कल सारा दिन मेरे दिमाग में यही सब चलता रहा। चलिए, बढ़िया, जो लोग नए जॉइन हुए हैं उन सभी का स्वागत है। अम, चलिए, आज हमारे साथ कोई नए लोग जुड़े हैं, तो हम किसी से परिचय कराएँ और लोगों का। मुझे लगता है सबसे लगभग परिचय है हमारा। चलिए, तो हम लोग वीडियो को देखते हैं, नहीं तो कोई नए होते तो उनसे परिचय कराते। बढ़िया, धरती की बदलती जलवायु, ये हमारे वीडियो का नाम है, तो आइए इसको हम देखते हैं। एपिसोड 25 ये हम देखने वाले हैं। 26 तक एपिसोड हैं, कल ये एपिसोड्स खत्म हो जाएँगे। प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती। इसमें निरंतर बदलाव होता रहता है। कभी तो यह परिवर्तन पल भर में ही दिखाई देता है, और कभी यह दशकों सदियों के दौरान नजर आता है। आज ऐसी ही एक प्रक्रिया हमारे सामने कई सवाल खड़े कर रही है। हमारी बदलती जलवायु, क्या जलवायु में हो रहा यह परिवर्तन अटल है, या एक ऐसा प्राकृतिक चक्र है जो पृथ्वी के सदियों पुराने अतीत का भाग है? इस गर्म होती दुनिया में हमारे लिए आगे क्या रास्ता है? पिछले 40 वर्षों में
समुद्री स्तर औसतन 1.8 मिलीमीटर की दर से बढ़ गया है। आर्कटिक में बर्फ का विस्तार प्रति दशक 2.7% की दर से घट रहा है। हिमालय के 67% ग्लेशियर पिघलकर तेजी से पीछे हट रहे हैं। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी के अनुसार पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी की जलवायु लगभग 1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो चुकी है। इन आंकड़ों से यह सुनिश्चित हो गया है कि जलवायु में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन मौसम के परिवर्तन से भिन्न है। किसी क्षेत्र की जलवायु का मतलब है लंबे वक्त की औसत वायुमंडलीय दशाएं, जबकि मौसम का अर्थ है वायुमंडल की दैनिक परिस्थिति। उदाहरण के लिए राजस्थान की जलवायु मुख्यतः गर्म और शुष्क है, लेकिन कुछ दिनों में जयपुर का मौसम तूफानी, धूपदार या बरसाती हो सकता है। जलवायु का परिवर्तन दशकों बल्कि सदियों में होता है। जलवायु प्रणाली के 5 प्रमुख अंग हैं: वायुमंडल, जलमंडल, हिममंडल, भूमितल और जैव मंडल। इनके बीच होने वाली अंतःक्रिया के कारण यह बेहद जटिल है। जलवायु परिवर्तन कई आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर है। सूर्य पृथ्वी को ऊष्मित करता है, जिससे जलवायु संबंधी प्रक्रियाएं चालित होती हैं। जब सूर्य से आने वाली ऊर्जा और पृथ्वी से बाहर जाने वाली ऊष्मा का संतुलन बिगड़ जाता है, तो पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन आता है। लेकिन यह संतुलन किस तरह कायम रहता है? सूर्य से पृथ्वी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस दूरी की वजह से पृथ्वी को बहुत ठंडा ग्रह होना चाहिए था, इस कदर ठंडा कि इस पर जीवन संभव ही नहीं होता। तो फिर कैसे पृथ्वी पर जीवन संपोषित होता है? पृथ्वी का वायुमंडल कई गैसों से निर्मित है। इसमें 79% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन और 1% अन्य ट्रेस गैसें मौजूद हैं। ये ट्रेस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर यानी जल वाष्प। हालांकि वायुमंडल में इनकी मात्रा सूक्ष्म है, पृथ्वी पर इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ये पृथ्वी के चारों ओर एक चादर सी बना देती हैं, जो शीशे के बने ग्रीन हाउस की तरह काम करती है। ये गैसें सूर्य की किरणों या प्रकाश को अपने में से गुजरने देती हैं। इससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। पृथ्वी द्वारा जज्ब हुई ऊष्मित ऊर्जा का इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में विकिरण होता है। ये गैसें इस इंफ्रारेड रेडिएशन को जज्ब करके सभी दिशाओं में रेडिएट यानी विकिरित करती हैं। पृथ्वी की ओर दोबारा उत्सर्जित रेडिएशन से पृथ्वी और ज्यादा गर्म हो जाती है। इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इससे पृथ्वी का तापमान वांछित स्तर पर कायम रहता है। वायुमंडल में इन गैसों की मात्रा में वृद्धि से ग्रीन हाउस इफेक्ट तीव्रतर हो सकता है। लेकिन पृथ्वी पर हमेशा अनुकूलतम तापमान कभी मौजूद नहीं रहा। आज एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस जैसे क्षेत्र बर्फ और हिम की चादरों से ढके हुए हैं। परंतु ये उन कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स यानी महाद्वीपीय हिम परतों के अवशेष हैं जिनसे पृथ्वी सदियों पहले ढकी हुई थी। पिछले 50 करोड़ वर्षों के दौरान भूमंडलीय गर्मी और शीत के लंबे लंबे कई दौर चलते रहे हैं। हर दौर 10 करोड़ या अधिक वर्षों का था। भूमंडलीय शीत की लंबी अवधि में हिमपर्तों और ग्लेशियरों का विस्तार बढ़ जाता है। इसे आइस एज यानी हिमयुग कहते हैं। एक हिमयुग की उम्र लगभग 1 लाख साल की होती है। पृथ्वी पर पिछला हिमयुग तकरीबन 14,000 साल पहले खत्म हुआ था। उस समय यूरोप और उत्तरी अमेरिका का अधिकांश हिस्सा
विशाल हिम परतों से आच्छादित था। लेकिन बार बार होने वाले इस परिवर्तन की क्या वजह है? पृथ्वी अपनी एक्सिस यानी अक्ष पर घूमती है, जो कि 23.5 डिग्री पर झुका रहता है। यही झुकाव पृथ्वी की जलवायु में छोटी अवधि के परिवर्तन लाता है, जिन्हें हम ऋतु परिवर्तन कहते हैं। जब नॉर्थ पोल यानी उत्तर ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का और सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। पर ऐसे कुछ परिवर्तन भी हैं जो लंबे समय में पृथ्वी की जलवायु को उग्र रूप से प्रभावित करते हैं। पृथ्वी अपनी इलिप्टिकल ऑर्बिट यानी दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है। इस कक्षा का आकार स्थिर नहीं है। 98,000 साल के एक चक्र में इसका आकार सर्कुलर यानी वृत्तीय से दीर्घवृत्तीय हो जाता है। इसके अलावा 41,000 साल के एक चक्र के दौरान पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 22 डिग्री और 24.5 डिग्री के बीच झूलता रहता है। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरण का परिमाण इन्हीं कारकों पर निर्भर है। कहा जाता है कि इन्हीं परिवर्तनों के फलस्वरूप पृथ्वी के हिम परतों में घटत या बढ़त होती है। पिछले 100 सालों में पूरी दुनिया में सतही तापमान लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कहीं अधिक पैमाने पर बढ़ा है। एंटार्क्टिका और उत्तरी रूस में पिछले 50 वर्षों के दौरान तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ग्रीन हाउस गैसों, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में लगातार हो रही वृद्धि इस परिवर्तन का मुख्य कारण है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा कार्बन का संतुलन बना रहता है। ऐसा कार्बन चक्र के जरिए होता है। सभी जीवित वस्तुओं में कार्बन खास तत्व है। ये प्रकृति में गैस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ये फॉसिल ईंधनों, कई चट्टानों, समुद्री जानवरों की खालों, पेड़ पौधों और मिट्टी में सड़े जैविक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ये महासागरों की जलराशि में भी घुला रहता है। वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल और तलछट के बीच कार्बन का तबादला चलता रहता है। यह श्वसन, सड़न, मौसम की मार और दहन जैसी प्रक्रियाओं के कारण होता है। वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान करते हैं। सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करके ऑक्सीजन रिहा करते हैं। जब वनस्पति का क्षय होता है तो कार्बन ऑक्सीजन के रहते कार्बन डाइऑक्साइड में बदलकर वापस हवा में मिल जाता है। महासागर कार्बन के बड़े सिंक हैं। कुछ समुद्री जीव कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू यानी ऊतक या कठोर कवच में बदल देते हैं। ये जीव मरने और सड़ने पर समुद्र तल पर जमा हो जाते हैं। इसलिए इनमें कैद कार्बन वायुमंडल में रिहा नहीं होता। लेकिन अभी हाल में मनुष्य की दखलंदाजी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बहुत तेज रफ्तार से बढ़ा रही है। इससे कार्बन का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। औद्योगिक युग उपरांत कोयला, तेल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस जैसे फॉसिल ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई। पृथ्वी के भीतर से फॉसिल ईंधनों को निकालने का मतलब है लाखों साल से दबे बड़े कार्बन को बाहर लाना। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का वर्तमान स्तर 380 पार्ट्स पर मिलियन अर्थात पीपीएम है, जो औद्योगिक क्रांति पूर्व काल से लगभग 100 पीपीएम अधिक है। परिवहन और उद्योग क्षेत्र ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन करते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ में
कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से औद्योगिक देश जिम्मेदार है। औसतन अमेरिका का एक व्यक्ति भारत के एक व्यक्ति की तुलना में 8 गुना अधिक ऊर्जा का उपभोग करता है। अमेरिका जैसे विकसित देश प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का जितना उत्सर्जन करते हैं, वो भारत जैसे विकासशील देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है। यदि ऊर्जा उपभोग का यही स्तर बना रहा तो जलवायु परिवर्तन जीवन के कई स्वरूपों को प्रभावित करेगा। आईपीसीसी की चौथी आंकलन रिपोर्ट कहती है कि सन 2100 तक दुनिया के सतही तापमान में हर वर्ष 1 से 3.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। 20 से 30% पशु और पौधों की प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। ग्रीनलैंड और ध्रुवीय हिम परतों के पूरी तरह पिघलने पर ग्लोबल सी लेवल यानी भूमंडलीय समुद्री स्तर 15 से 95 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। बांग्लादेश और अन्य तटीय इलाकों के करोड़ों लोग समुद्र स्तर में 1 मीटर की वृद्धि से विस्थापित हो जाएंगे। 2040 तक आर्कटिक क्षेत्र में हिम नहीं रहेगा। फिलहाल अधिकांश हिम ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित है। दुनिया का 2/3 ताजा पानी इस क्षेत्र की हिमटोपियों और ग्लेशियरों के रूप में जमा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला बर्फ और हिम के सबसे बड़े स्रोतों में एक है। यह ताजे पानी का एक विराट जलाशय है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी प्रमुख नदियां हिमालय में स्थित ग्लेशियरों पर निर्भर हैं। जलवायु परिवर्तन इस जल स्रोत के लिए खतरा बन गया है। उदाहरण के लिए पिछले 25 सालों में गंगोत्री ग्लेशियर 850 मीटर पीछे हट गया है। 21वीं सदी के दौरान ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय ऊष्मन हिमालय से निकलने वाली नदियों के प्रवाह पर असर डालेगा। भारत के करोड़ों लोग अपने पानी की जरूरतों के लिए इन नदियों पर निर्भर हैं। इस कारण ये स्थिति इस आबादी के लिए एक भारी समस्या पैदा कर सकती है। नेपाली हिमालय में 3,300 ग्लेशियर हैं और इनमें से 2,300 ग्लेशियरी झीलें हैं। बढ़ते तापमान और पिघलते हिम की वजह से ये झीलें बढ़ रही हैं। अगर कोई ग्लेशियरी झील अपने किनारे तोड़कर फट पड़े तो इससे आसपास के गांवों और कस्बों में तबाही फैल जाएगी। बढ़ता सी सरफेस टेम्परेचर यानी समुद्र का सतही तापमान और हिम के पिघलने से समुद्र का स्तर ऊपर उठ जाएगा। समुद्री स्तर में वृद्धि भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन वनों को प्रभावित कर रही है। सैटेलाइट यानी उपग्रह से लिए गए चित्र बताते हैं कि पिछले 20 वर्षों के दौरान सुंदरबन में समुद्री स्तर हर साल 3.14 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। पिछले 2 दशकों में 4 टापू बेडफोर्ड, लोहाचारा, काबसगाड़ी और सुपारी भंगा समुद्र में डूब चुके हैं और इनके 6,000 परिवार बेघर हो गए हैं। इलाके जलमग्न हो रहे हैं और पीने के पानी में खारापन पैदा हो चुका है। खतरा वास्तविक है, न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि मैंग्रोव यानी गरान वनों के समस्त जीवों के लिए है। बढ़ते समुद्री स्तर के नतीजे से तूफानों का दुष्प्रभाव भी ज्यादा होगा। दुनिया की लगभग आधी आबादी तटीय इलाकों में रहती है। औसत समुद्री स्तर की वृद्धि से मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। भारत एक बड़ा और विकासशील देश है जिसकी 2/3 आबादी वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर है।
इसलिए दक्षिण पश्चिमी मॉनसून का महत्व बहुत ज्यादा है। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश का पैटर्न बदलने की गंभीर आशंका है। इस परिवर्तन से कृषि गतिविधि में बदलाव आएगा और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन मनुष्य के स्वास्थ्य पर असर डालेगा। अधिक गर्म तापमान और आर्द्रता के कारण वेक्टर्स यानी रोगवाहकों का भौगोलिक परास बढ़ जाएगा। उस मौसम की अवधि भी बढ़ जाएगी जिसमें ये जीवाणु पनपते हैं। ऊष्मा जनित दबाव से होने वाली मृत्यु दर बढ़ने की आशंका है। ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय रोगवाहक बीमारियों में भी वृद्धि हो जाएगी। तापमान के प्रति मच्छर बेहद संवेदनशील होते हैं। तापमान में वृद्धि से मलेरिया बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। यही हाल रहा तो अगली सदी में दुनिया की मलेरिया प्रभावित आबादी 45% से बढ़कर 60% हो जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार फिलहाल जलवायु परिवर्तन हर साल 1.5 लाख मौतों के लिए जिम्मेदार है। यह संख्या सन 2030 तक दुगनी होने की आशंका है। जलवायु संबंधी कारक पेड़ पौधों का भौगोलिक परास निश्चित करते हैं। तापमान के प्रति संवेदनशील प्रजातियां गर्म जलवायु के चलते ऊंचे और ठंडे स्थानों पर जा सकती हैं। भूमंडलीय ऊष्मन जानवरों की जिंदगी में घटने वाले प्राकृतिक चक्रों के समय में बदलाव ला रही है। कई पक्षियों ने अपना प्रवास और प्रजनन का समय बदल लिया है ताकि वो गर्म होती जलवायु के साथ मेल बैठा सकें। कोरल रीफ्स यानी मूंगे जलवायु में मामूली से परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। समुद्री सतह के बढ़ते तापमान और तेजाबीकरण के कारण ज्यादा गर्म जलराशि पर्याप्त ऑक्सीजन को रोक नहीं पाती। तब मूंगे ब्लीच होकर अपना दमकता रंग खो देते हैं। भूमंडलीय ऊष्मन कई चरम दशाओं और मौसमी घटनाओं को तीव्रतर कर रही है। सन 1950 से हीट वेव्स यानी ऊष्मा लहरों की संख्या और व्यापकता बढ़ चुकी है। सतही तापमान में वृद्धि के कारण इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण की रफ्तार तेज हो गई है। फलस्वरूप सूखाग्रस्त इलाकों का विस्तार बढ़ गया है। लगातार फैलते रेगिस्तान विश्व के 25 से 30% भूक्षेत्रफल को प्रभावित कर रहे हैं। समुद्र के बढ़ते सतही तापमान की वजह से वाटर वेपर यानी जल वाष्प की मात्रा अधिक हो गई है। उष्ण कटिबंधीय तूफानों की तीव्रता और व्यापकता बढ़ रही है। इन चरम दशाओं का दुष्प्रभाव विश्व के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अधिक होगा। इसमें कोई शक नहीं कि जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। आज इसके प्रति पूरे विश्व में जागरूकता पैदा हो गई है। कई देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की योजनाएं बना रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए कई विकसित और विकासशील देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट का समर्थन किया है। इन प्रयासों के अलावा ऊर्जा दक्ष टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास करने की जरूरत है। आहिस्ता आहिस्ता सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय संसाधनों को अपनाने से फॉसिल ईंधनों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। क्योंकि हमारी ऊर्जा जरूरतें बढ़ रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है। इस समस्या का समाधान एक खास टेक्नोलॉजी द्वारा मुमकिन है जिसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया से
वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर संचित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में रिहा करने के बजाय उसे औद्योगिक या ऊर्जा संबंधी स्रोत से लेकर भंडारघर लाया जाएगा। यहां इसे किसी उपयुक्त भूमिगत संरचना जैसे खाली कोयले की खान में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। वहां ये वायुमंडल से परे लंबे अरसे तक कैद रहेगा। जलवायु परिवर्तन हमारी आधुनिक जीवन शैली को प्रतिबिंबित करता है। ऐसी जीवन शैली जो अत्यधिक उपभोग और ऊर्जा खपत पर आधारित है। औद्योगिक विकास के लिए जरूरी है कि वो ऐसी संस्कृति अपनाए जो ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों की बचत करती हो। एक व्यापक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली स्थापित करने से सड़कों पर निजी वाहनों का उपयोग कम होगा। इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी। इस संदर्भ में वन और हरे भरे इलाके महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक कार्बन सिंक हैं। इसलिए वन रोपण को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए हमें व्यक्तिगत कोशिशें करनी होंगी। ऊर्जा की बचत की दिशा में कई कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे ऊर्जा दक्ष बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल, कागज को रिसाइकल यानी पुनर्चक्रीकृत करना और संसाधनों का समझदारी से उपयोग। इस तरह एक संपोषणीय भविष्य संभव हो सकता है। जो बदलाव हम दुनिया में देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हमसे ही है। गुड मॉर्निंग। नए जुड़े हुए लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जब हम ये वीडियो देख रहे थे तो मैं साथ साथ थोड़ी रिसर्च कर रही थी मेरे मोबाइल पे। इस वीडियो में कहा गया कि हर वर्ष है ना लगभग 1.5 लाख लोग मर रहे थे जब ये वीडियो बनाया गया होगा। लगभग 2004 या 5 की बात होगी। और इन्होंने कहा कि 2030 में ये आंकड़ा डबल हो जाएगा, मतलब कि 30 लाख लोग मरेंगे प्रदूषण से। मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो जो थोड़ी रिलायबल साइट है उसमें मैं बता देती हूँ आपको उसका नाम। ये है द लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ, है ना। तो ये वेबसाइट कहती है 2019 में 90 लाख लोग, ध्यान से सुनिए, 2030 में बोला था, इनका कैलकुलेशन था 2030 में 30 लाख लोग मरने लग जाएंगे प्रदूषण से, जबकि वास्तविकता ये है कि 2019 में 90 लाख लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। कितने लोग अस्वस्थ हैं उसका आंकड़ा नहीं उपलब्ध है। ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है। जो वैज्ञानिक आंकड़े भी लगा रहे हैं वो इस तरह से लगा रहे हैं कि पॉल्यूशन में कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी, है ना। तो सारा कैलकुलेशन लड़खड़ा जा रहा है। तो 2019 की ये बात है। 20, 21, 22, 23 4 सालों के आंकड़े तो अभी उपलब्ध ही नहीं है हमें। मुझे लगता है कि वो देखने काबिल भी नहीं होंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। जैसे उन्होंने कहा, एक चार्ट दिखाया था, उसमें बताया कि हिंदुस्तान में, ये अगेन ध्यान दीजिए 2005 में ये वीडियो बन रहा है, और उसमें दिखाया कि इंडिया का जो व्यक्ति है वो बहुत कंपैरेटिवली, अमेरिकन के कंपैरेटिवली, अगर इंडिया जो है वो 1 किलो प्रति व्यक्ति पोल्यूशन कर रहा है तो अमेरिका जो है वो 20 किलो प्रति व्यक्ति पोल्यूशन कर रहा था। 2005 की तुलना में आज सोचिए 18 साल बाद हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो ज्यादा वेस्टर्नाइज हुई है, ज्यादा भोगवादी हुई है या कम भोगवादी हुई है। जितना कचरा हम पहले लेकर के आ रहे थे उससे अधिक कचरा ला रहे हैं या उससे कम कचरा ला रहे हैं, है ना। तो जितने हाउस होल्ड्स है ना उस समय थे 2005 में, उससे उसकी तुलना में हम अधिक हाउस होल्ड्स हो गए हैं या कम हाउस होल्ड्स हैं, है ना। मतलब जैसे कि 2005 में, मैं क्या कह रही हूँ उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2005 में हम 6 लोग एक घर में रहते थे। अब 2005 के आगे यदि हम देखते हैं तो हम 4 भाई बहन हैं, जिसमें से 3 भाई बहन चूंकि शादी हो गई तो हम सभी अलग अलग हो गए।
मेरा भाई भी मेरी मम्मी पापा से अलग रहता है, क्योंकि उसकी जहाँ पर जॉब है वहां पर रहता है। मेरी बहन ससुराल में रहती है, तो एक तो ससुराल का घर है उसका, दूसरा वो पुणे में रहती है, क्योंकि पुणे में उनके हस्बैंड की जॉब है। मैं यहाँ भुज में रहती हूँ, है ना। तो ऐसे हाउस होल्ड्स की संख्या बढ़ी है कि घटी है? 2005 में हमारे श्रीमान जी भी अपने माता पिता के साथ रहते थे, और अभी हम लोग चूंकि उनके माता पिता यहाँ रहते ही नहीं, तो हम लोग यहाँ रहते हैं, तो ये भी एक हाउस होल्ड बढ़ा ही है। इस विधि से यदि आप गणना करेंगे तो आप कल्पना कीजिए कितने हाउस होल्ड्स बढ़ गए हैं। ठीक है, एक यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। जब पूरा वीडियो में देख रही थी, मेरे ध्यान में एक बात आई, बाबा जी ने एक जगह लिखा है असमंजस को परिभाषित किया है। असमंजस है ना, डाउट क्या है, कहाँ पर किसको कह रहे हैं कि ये क्लैरिटी नहीं है। जैसा हम खाना नहीं चाहते, जैसा हम होना नहीं चाहते, जैसा हम करना नहीं चाहते, है ना, वैसा होने की, वैसा करने की शिक्षा हम दूसरों को देते रहते हैं। ये भारी असमंजस है जो हमारी शिक्षा में बिल्कुल स्पष्ट है ना। जैसे कि कोई भी टीचर शोषित होना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो शिक्षा है उस पर ध्यान नहीं जाता। देखिए, टीचर की गलती नहीं है, टीचर भी आखिरकार उसी सिस्टम से आया है। मैं एक लंबा समय टीचर रही हूँ, इसलिए ये बात को, इस पीड़ा को बहुत अच्छे से समझती हूँ। ये ना, टीचर गलत नहीं है, जो कोर्स कंटेंट है या हम खुद भी जिस शिक्षा से आए हैं वो ऐसा होने के लिए हमें मजबूर करती है ना। तो जैसा हमारे लिए अच्छा ना हो वैसा बना करके दूसरों को उपलब्ध करा देना। जैसे युद्ध नहीं चाहते, लेकिन युद्ध सामग्री के लिए हमने व्यापार खड़े कर लिए हैं। इन शब्दों को थोड़ा मैं बार बार आपको बम्बार्डमेंट करती हूँ, ताकि आपके ध्यान में आए कि समस्याएं वास्तव में कहाँ से शुरू होती हैं। तो ये जो असमंजस जैसी स्थितियां, इनको ठीक ठीक पकड़ पाना कि अच्छा यहाँ से असमंजस है, ये इसी जगह पे इसको पकड़ो, इसी जगह पे इसको सही करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, पूरे वीडियो के दौरान मैं सोच रही थी कि हम भी विकासशील हैं, है ना, और एक समय पे हम भी विकसित कहलाने लगेंगे। इसके लिए समस्त प्रयास तो हम कर ही रहे हैं, है ना। और इस समस्त प्रयास के फलस्वरूप जरा एक बार विकसित की जो परिभाषा है उसको भी देख लिया जाए। किसको विकसित कह रहे हैं? विकसित देशों के हाल क्या है? जो अधिक पोल्यूशन करे उसको विकसित मान रहे हैं, जो अधिक शोषण करने में सक्षम लोग हों उनको विकसित मान रहे हैं, है ना। जिनके घर परिवार टूट रहे हैं, जिन पे घर परिवार की कोई कल्पना ही नहीं है, उसको विकसित मान रहे हैं। किसको विकसित मान रहे हैं ना। तो विकसित की एक नई परिभाषा या एक नई समझदारी आने की जरूरत है, ऐसा मुझे ध्यान में आया। अभ्यास दर्शन में बाबा जी कहते हैं कि संवेदनशील होना संज्ञानशील होने की अहर्ता है। जब हमने इस सूत्र को पढ़ा तो हम सोचने लगे कि भाई संवेदनशील तो हम हैं, हम संवेदनशील नहीं है क्या? तो पता चला कि वास्तव में हम संवेदनशील नहीं है। तो संवेदना भी किसको कह रहे हैं बाबा जी? मैं आपको देखिए थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ। संवेदनशीलता का अर्थ है, एक मिनट, मैंने कहीं नोट्स में उसको अपने लिखा हुआ है। स्वयं के लिए जो घटनाएं वेदना का कारण है वे ही दूसरों के लिए भी हैं, ऐसी स्वीकृति क्षमता। स्वीकृति क्षमता, सहमति क्षमता नहीं, है ना। तो हम सहमत तो बहुत सारी चीजों के लिए हैं, लेकिन स्वीकृत हमें नहीं है ये चीज। ऐसी स्वीकृति क्षमता ही संवेदना है। तो क्या वो चीजें जो हमें, हमारे लिए वेदना का कारण है वे ही दूसरों के लिए भी हैं, ऐसी हमारी स्वीकृति क्षमता है क्या? इस पे मैं बहुत नहीं बोलूंगी, लेकिन थोड़ा सा फिर भी ध्यानाकर्षण कराऊंगी। सहमति मतलब, जैसे आप किसी से पूछो न्याय चाहिए तो कहेगा हाँ न्याय चाहिए, प्रेम चाहिए हाँ चाहिए, है ना। ये जो हाँ हाँ हम हामी भरते हैं ना, ये हामी भरने का नाम सहमति है। सहमत तो हम सब हैं। स्वीकृति का मतलब है जो आपके अंदर कृत्य स्वरूप में प्रकट हो गया है ना, जिसके किए बिना आपका जीना नहीं होता, इसको स्वीकृति बोल रहे हैं। ठीक है, इसको आपको करना, अब आपके भीतर से और कुछ अन्यथा करना होता नहीं है ना। ऐसी स्वीकृति क्षमता, इसका नाम संवेदनशीलता है ना। तो ये मत सोचिए कि हाँ हम भी हमारे अंदर भी इच्छा तो है वसुधैव कुटुंबकम की, लेकिन कोई प्रयास प्रयास नहीं है। तो ऐसा प्रयासहीन व्यक्ति सहमति में जी रहा है, स्वीकृति में नहीं जी रहा है। एक चोट है ये यहाँ पर, है ना, जो लोग अपने आप को सेंसिटिव मानते हैं। तो ये बात है ना। और उसके आगे उन्होंने लिखा है संवेदनशील हुए बिना संज्ञानशीलता की आपकी अहर्ता नहीं है। यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम सेंसिबल, है ना। ठीक है, टू गो बियॉन्ड सेंसेस, है ना, इसको ऐसा बोलेंगे।
ठीक है, तो इसको देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगली बात जो एक और मैं यहाँ पर जोड़ना चाहती हूँ, तो विकास किसको कह रहे हैं भाई? बाबा जी भी विकास बता रहे हैं, हम सब विकास चाहते हैं। विकास किसी से पूछो चाहिए तो कहेगा हाँ जी विकास तो चाहिए, विकसित होना तो है ही। कहीं ना कहीं एक ये चिर आशा के रूप में मनुष्य में बना ही हुआ है कि विकास तो जी हमको चाहिए, विकसित होना है, विकसित होना है, सबको विकसित होना है, आगे बढ़ना है। हर माँ बाप ये चाहता है हमारा बच्चा खूब आगे बढ़े, उन्नति करे। तो वास्तव में उन्नति क्या है, वास्तव में विकास किसे कह रहे हैं? जानते हैं बाबा जी विकास किसे कह रहे हैं? यदि आप लोगों ने पढ़ा है तो ध्यानाकर्षण आपको कराती हूँ। जैसे एक अंश के रूप में, एक इलेक्ट्रॉन के रूप में, बाबा जी ने अंश कहा है, ध्यान दीजिए, बाबा जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं कहते हैं, है ना। वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की बात नहीं करते, वो कहते हैं सब समान है, अंश के रूप में सब समान है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन या एक अंश है, जब उसको हम अलग कर देते हैं ना, हाइजेनबर्ग ने जो स्टडी किया, एक अंश को स्टडी किया और उन्होंने देखा जैसे ही हम उसको अलग कर देते हैं तो उसकी एक स्वाभाविक गति है। उस स्वाभाविक गति को क्या देखा कि वो स्थायित्व के लिए सदा सदा तत्पर है। एक अंश ऐसे ही अकेले में रह नहीं सकता। जैसे ही ऐसा अकेला अंश रहता हुआ हम उसका स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि ये अनसर्टेन इसका आचरण है ना। आचरण कैसा है? अनसर्टेन। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने उस पूरे एटम में उस अंश के आचरण को अध्ययन करने के बजाय केवल एक अंश का आचरण स्टडी करने चले गए, यहां से सारी गड़बड़ शुरू हो गई। तो हाइजेनबर्ग ने प्रिंसिपल दिया अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि हर एक अंश जो है, आगे आगे विज्ञान भी कहता ही है और हम सब जानते ही रहे हैं कि वो अंश क्या है? स्थायित्व की तरफ गतित है। हर अंश में, हर परमाणु में शोध है। तो अंश का शोध क्या है कि वो एक परमाणु व्यवस्था में अपने आप को व्यवस्थित कर ले, उसमें भागीदारी करे। ऐसा भागीदारी करते हुए जब उसका आचरण, निश्चित आचरण देखने जाते हैं तो पाते हैं अरे तो निश्चित आचरण है, बिल्कुल अपनी जगह से हिलता डुलता नहीं है। इसी इसी प्रकार से जो मनुष्य में विकास है, व्यक्तिवादी विधि से है ना, एक व्यक्ति, एक अंश के रूप में हम सब यदि अपने आप को देखें तो परिवार व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाना और इसमें भागीदारी करना, ये मनुष्य में विकास होगा। ये पहला कदम होगा, स्वयं को परिवार व्यवस्था में व्यवस्थित कर लेना अथवा भागीदारी के रूप में प्रमाणित कर देना। ये बात आप तक पहुंची? बाबा जी ने परिवार व्यवस्था को व्यवस्था की इकाई बोला है ना। दिस इज द बेसिक यूनिट, इसके आगे सारे गठन होते हैं। एक सूत्र है मानव व्यवहार दर्शन में, ओके, अकॉर्डिंग टू द गार्डियन, सेवरल प्राइवेट बिजनेस इन द यूएस, जनक कुछ कह रहे हैं, in the US are generating billions of dollars of profit by being associated with prisons, from supplying doctors and nurses to inmates, jail inmates to providing necessary medical toolkits. The healthcare industry is benefiting from the existence of prison. बिल्कुल जनक, ऐसा ही है। इस पर हम बहुत जल्दी ही एक पूरी संवाद श्रृंखला को लेकर के आने वाले हैं हमारे वरिष्ठ अध्ययनकर्ताओं के साथ। ये बस कल ही खत्म होने वाला है हमारी जो सीरीज अभी चल रही है। इसके बाद जो सीरीज होगी वो ये होगी कि समाधान स्वरूप हम वास्तव में करें क्या। हम मानवीय प्रवृत्तियों में हमारा परिमार्जन होना है, हो कैसे, है ना। अपने गिरेबान में झांकना कहाँ है कि हम कहाँ गड़बड़ है, कहाँ हमारा ध्यान आकर्षण होने की आवश्यकता है, कहाँ शिफ्ट होने की जरूरत है। भौतिकवाद, आदर्शवाद और सहअस्तित्ववाद, इनमें अंतर क्या है? क्योंकि हम बार बार वहीं, है ना, फंस जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रही थी? हाँ, तो विकास ये है कि परिवार के रूप में व्यवस्थित हो जाना, और ऐसा परिवार जब समाज में आगे भागीदारी करे, इसको आप ऐसे ही देखिए, अंश के रूप में एक व्यक्ति, एटम के रूप में एक परिवार, और एटम एटम मिलकर के जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसी तरीके से समाज का गठन है ना। और उसके बाद ही वो भागीदारी करते हैं ना। मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ रहते हैं, इसको परिवार समूह कहा गया है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, है ना, ऐसा हमारी परंपरा में भी कहा गया है। लेकिन उसमें व्यवस्था के स्वरूप को नहीं पहचान पाए। इतनी सी बस जो अपूर्णता है उसको बाबा जी बहुत कल्पना के रूप में, विचार के रूप में बहुत सारी अच्छी बातें आई ही हैं, लेकिन उसको व्यवस्था के रूप में, जीने के रूप में कैसे हो, ऐसा है ना, ये बाबा जी ने सूत्रित कर दिया है ना। ग्लोबल वननेस की बात हम सबने की है, लेकिन ये ग्लोबल वननेस वास्तव में कैसे होगी, फिजिकली कैसे मैनिफेस्ट होगी,
मानवीय संविधान दे करके बाबा जी ने इसको फिजिकली मैनिफेस्ट करने का तरीका बता दिया। ये बहुत बड़ा अनुसंधान है, ऐतिहासिक घटना है ये, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा शिफ्ट है, पहला शिफ्ट तो यही है कि भोग की मानसिकता, देखिए भोग नहीं, भोग की मानसिकता, क्योंकि वो मानसिकता ही आपका ड्राइविंग फैक्टर है ना। भोग की मानसिकता से हमें उपयोग सदुपयोग की मानसिकता में शिफ्ट होना है ना। और ये शिफ्टिंग आती कैसी है, बिना संबंध मूल्य, है ना, इनको पहचाने। संबंध मूल्य बड़े हैवी शब्द लगते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि हर एक इकाई में जो निहित प्रयोजन है ना, हर एक इकाई में देखिए प्रयोजन नहीं निहित होता, इकाई इकाई की परस्परता में ही निहित होता है। तो ये परस्परता में जो निहित प्रयोजन है ना, तो हर एक इकाई का प्रादुर्भाव किसी ना किसी प्रयोजन के अर्थ में ही है। इस बात को पहचान जाना ये शिक्षा का कार्यक्रम है। तो ऐसी ऐसी शिक्षा हमें मिल जाए, बस उसके आगे बात बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए, मैं अपनी साइड से इतना ही कहना चाहती थी। अब हम लोग आगे पठन को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं बाबा जी जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक में। हम लोग पेज नंबर 64 तक शायद पहुंच गए थे। मैं भूल जाती हूँ हर बार कहाँ तक आखिरकार पहुंचे ही थे। ओके जी, ठीक है। मिल गया दीदी, नमस्ते। नमस्ते जी, ये मिल यही गया? पेज, हाँ। न्याय प्रभावी क्षमता स्वयं में प्रमाणित होना होगा। ये दोनों चीजों से समान होते हैं, तभी हमारा न्याय कर पाएंगे। अच्छा जी, रुकिए। पेज नंबर मेरा अलग है दीदी, 68 है। अच्छा, आपका पेज नंबर अलग आता है। ठीक है भाभी, रुकिए, मैं देखिए ढूंढ रही हूँ। हाँ हाँ, ये 6 क्रियाएं है ना, यहाँ तक हाँ, उसके पहले तक रिवीजन हुआ है। ठीक है। हम्म। हाँ, ठीक कहा आपने, बिल्कुल, है ना। कहीं से भी पढ़े, मुझे लगता है कि चलिए यहाँ से पढ़ लेते हैं ना, तात्विक विधि से हम सुखी होना चाहते हैं, चिंतन के साथ, ठीक है। चलिए यहाँ से पढ़ लेते हैं, है ना। हो सकता है ओके। आगे पढ़ लिया और भूल जाती हूँ मैं बार बार। चलिए, धन्यवाद, आपने याद दिलाया। फिर से पढ़ लेते हैं, देखिए फिर से ध्यान आकर्षण होगा थोड़ा। तो मुझे लगता है ओके बार बार ओके। एक है ना, 100 सुनार की वाली कहानी है, जितने बार एक लोहार की। हम्म। जितने बार पढ़ते हैं उतने कुछ न कुछ समझ में आता है हाँ, यही दीदी। यही यही एक अच्छी बात है, इससे जितने हम। बार रिवीजन करते हैं उसमें उतना समझ में आता है। हाँ, ठीक ठीक कहा भाभी। चलिए आइए पढ़ते हैं ना। तो किस क्षमता से संपन्न होंगे तो न्याय होगा, देखिए। ओके। शिक्षण संस्थाएं जिम्मेदार हैं, हर अभिभावक जिम्मेदार है। यहाँ पर मैंने क्लैरिटी दिलाई थी, चलिए मैं रिवीजन के साथ पढ़ा दूंगी, ठीक है। हर अभिभावक जिम्मेदार है। अभिभावक की परिभाषा बाबा जी देते हैं, अभ्युदय की कामना, है ना, जिनमें है, उनका नाम है अभिभावक। अभ्युदय क्या है, सर्वतोमुखी समाधान। सर्वतोमुखी मतलब सर्व मतलब सभी, सर्वतोमुखी मतलब सब दिशाओं में, यदि हम देखें हर एक दिशा में, तो मतलब जो मनुष्य है या जो आपका बच्चा है, वो जिस जिस संबंध में है, तो किन संबंधों में, मानव मानव के साथ संबंध में, और मानव मानवेतर प्रकृति मतलब पेड़ पौधे जीव जानवर, है ना, जंगल जमीन, इनके साथ आपका बच्चा संबंध में है। तो अभ्युदय का अर्थ क्या है, अभिभावक का अर्थ क्या है, अभिभावक का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अभ्युदय की कामना है, जिसमें अन्य मानव संतान के लिए, उसे अभिभावक कहा, ठीक। अभ्युदय क्या है, सर्वतोमुखी समाधान को उपलब्ध कराने की जो क्षमता है ना, ये इस अभिभावक में होनी चाहिए। तो क्या कह दिया उन्होंने, कह रहे हैं शिक्षण संस्थाएं जिम्मेदार हैं, हर अभिभावक जिम्मेदार है ना। जिम्मेदार है मतलब उसे इस चीज को सौंपना है, किसको सौंपना है, समझ को सौंपना है। तीन बातें बाबा जी ने बोला, ज्ञान विवेक और विज्ञान, है ना। ज्ञान मतलब समझे हुए को समझाना, जैसे हम लोग बातचीत से समझा रहे हैं, ऐसी ताकत होनी चाहिए अभिभावकों में कि अपनी बात को ठीक ठीक समझा सकें।
सीखे हुए को सिखाना, है ना, जो हमने सीखा है, क्या सीखा है, सही के अर्थ में शिष्टतापूर्ण विधि से, है ना, मूल्यों का निर्वाह कैसा किया जाए, ये भी स्किल्स होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। जैसे हमारे माँ बाप सिखाते हैं, बेटा बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, ऐसे बात रखिए, है ना, ये सारे सॉफ्ट स्किल्स ये भी सिखाने हैं। और करे हुए को कराना, ठीक है, जो हम करते हैं जैसे खाना बनाना, ये एक करने का काम है ना। तो ये समझे हुए को समझाना, सीखे हुए को सिखाना, करे हुए को कराना, इस विधि से ये पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, परंपरा आगे स्थापित होती है। ठीक है, इस जगह पे हम अगर अंदर अपने देखते हैं तो मुझे लगता है कि समझे हुए को समझाने वाली जगह पे चूक जाते हैं, है ना, कई बार ठीक से समझे नहीं होते हैं इसलिए चूक जाते हैं, कई बार हम सत्य को बोल नहीं पाते हैं इसलिए चूक जाते हैं, ऐसा बहुत सारी जगह होता है। इस पे मैं एक दिन बात रखूंगी, अपनी शेयरिंग जरूर करूंगी, मैं ध्यान में रखूंगी इस बात को। शिक्षण संस्थाएं जिम्मेदार हैं, हर अभिभावक जिम्मेदार है। हर परिवार शिक्षा के लिए सूत्र है, सूत्र मतलब समझिए धागा, धागा है ना, तो एक उस धागे में जैसे मोती पिरोते हैं ना, उसी तरीके से ये मोती पिरोए जाते हैं। तो परिवार का जो धागा है उसमें कौन पिरोए जाते हैं, उसमें मनुष्य पिरोए गए, उसमें जो व्यक्ति हैं, एक एक व्यक्ति अंश के रूप में ऐसा गठन परिवार में, है ना, तो एक बहुत सुंदर सी माला बन जाती है परिवार। अब ये परिवार का जो स्ट्रक्चर है ना, अन्य परिवार समूहों के साथ भी इसी तरीके से ये व्यवस्था के लिए एक इकाई के रूप में खड़े होते हैं, जो स्वयं में तृप्त हैं। कैसे तृप्त हैं? न्यायपूर्वक तृप्त हैं। हर परिवार शिक्षा के लिए सूत्र है। तो बच्चा जहां जहां पर भी देख रहा है, जा रहा है, जो भी सुन रहा है, जो भी किसी को करते हुए देख रहा है, वो सब कुछ क्या है, समाधान स्वरूप ही बोलते, करते, है ना, सुन रहा है, देख रहा है। ठीक, हर परिवार शिक्षा के लिए सूत्र है। इसलिए शिक्षण संस्था के लिए एकीकरण, निजीकरण, सरकारीकरण, ये सब सोचने से कुछ होगा नहीं। ये अभी चल ही रहा है एकीकरण, मतलब सारे बोर्ड्स को एक कर दो, सारे बोर्ड्स का सिलेबस एक कर दो। हम पिछले 10 साल में से गुजरे हैं ना, जो गुजराती बोर्ड का सिलेबस है और जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है उसको एक कर दिया गया। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, है ना, कोई बच्चा सरकारी स्कूल में, कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में, ये सब, है ना, ये कह रहे हैं कि सारे स्कूल्स को आप गवर्नमेंट स्कूल कर दीजिए। इस तरीके के ये जो समाधान सोच रहे हैं, कह रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा, ना आज तक हुआ है कुछ। सीधे सीधे अभिभावक शिक्षण संस्था के रूप में देखना चाहिए। तो एक बच्चे के लिए अभिभावक क्या, एक बच्चा क्या है, सामाजिक न्यायिक इकाई है ना, बच्चा या मानव संतान क्या है, सामाजिक इकाई है, न्यायिक इकाई है। तो सभी अभिभावक हैं, उस गांव में रहने वाले, आपके घर में आने वाला एक एक व्यक्ति, आप जहां रहते हैं उस सोसाइटी, उस कॉलोनी का एक एक व्यक्ति, आपका बच्चा जहां स्कूल जा रहा है उस वहां पर होने वाला एक एक व्यक्ति, मतलब टीचर के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में, और जो बच्चे आ रहे हैं उस स्कूल में, उस स्कूल के उन बच्चों के सभी अभिभावक, इतना तो आपका बच्चा जुड़ा ही हुआ है ना। तो क्योंकि बच्चे, कई बार आप अपने घर में बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं, सारा कचरा वो दूसरे बच्चों से उठा उठा के भी ले आते हैं, है ना, आप कितना भी अच्छा सिखाएं, आप समाज से कटे हुए नहीं है, बच्चा समाज से कटा हुआ नहीं है ना। किसी उसके स्कूल में क्लास में बैठने वाले बच्चे के साथ जो घट रहा है वो बिल्कुल सीधे तौर पे आपके बच्चे को अफेक्ट करता है ना। उनके, मान लीजिए कि उस स्कूल, आपके बच्चे के दोस्त के माता पिता घर में लड़ रहे हैं, उस लड़ाई का प्रभाव, मान लीजिए वो कुछ बच्चा, ये एक्चुअली में मेरे साथ हुई घटना है ना, उनके माता पिता आपस में एक दूसरे को गालियां देते हैं, ये बच्चा गालियां सीख जाता है। वैसी ही सिचुएशन में बच्चा इसी तरीके की गालियां निकालने लगता है, अगला बच्चा जिसके घर में ये नहीं हो रहा है तो वो गालियां सीख जाता है। अब बेचारे माँ बाप परेशान है कि ये गालियां कहाँ से सीख सीख के आ रहा है, या इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहा है। तो ये सब घटता है, और यहाँ बैठे हुए अधिकतम लोगों ने इसको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या क्या सीख के आते हैं। तो सीधे सीधे जो अभिभावक है, शिक्षण संस्था के रूप में देखा जाना चाहिए, और ये परिवार समूहों के साथ ही होगा, है ना। तो ये मत सोचिए कि आप अलग थलग, है ना, एक मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा, राजा बेटा हम खड़ा कर लेंगे, ये नहीं होने वाला। इसी में मानव का कल्याण होगा। इसको बाबा जी कहते हैं सर्व शुभ में स्वशुभ को देखने का हमारा ये परसेप्शन शिफ्ट होना है। ठीक है, और कभी टीचर भी बोलते नहीं, हम तो जी गालियां नहीं सिखाते, है ना, और पेरेंट्स भी बोलते हैं जी हम तो घर में गालियां नहीं निकालते। तो फिर ये कहाँ से हो रहा है? ठीक है, तो हर एक को समझदार बनाना, जिम्मेदारी आपको समझ में आएगी। समझदारी से यही रूप निकलता है। हमें न्याय प्रदायी क्षमता से निष्णात होना होगा,
है ना। निष्णात गुजराती में भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत, है ना, वेल क्वालिफाइड, वेल स्किल्ड, है ना, इस चीज के लिए। निष्णात मतलब इसको बाबा जी कुशलता, निपुणता, पांडित्य बोलते हैं। न्याय प्रदायी क्षमता, हमारी ऐसी ताकत होनी चाहिए कि हम न्याय प्रदान कर पाए। कैसा? सर्वतोमुखी समाधान, मतलब हमारी ऐसी रीच होनी चाहिए, इस पर्टिकुलर केस में ऐसी रीच होनी चाहिए कि उन सभी अभिभावकों के साथ, है ना, हम इस समाधान की बात को, इस समझदारी की बात को संप्रेषित करें। ये देखिए, ये एक एक लाइन पढ़ने से आपको क्या करना है इसका सूत्र निकलता जाएगा। न्याय प्रदायी क्षमता स्वयं में प्रमाणित होना है। तो सबसे पहला प्रमाण क्या आता है? समझे हुए को समझाना, संप्रेषणा सबसे पहला प्रमाण होती है। तो आपको जो समझ में आ रहा है, आपको जो सही लग रहा है, वो फर्दर कम्युनिकेट हो, इसके लिए प्रयास। ये दोनों चीजों से संपन्न होते हैं तभी हम न्याय कर पाते हैं। एक तो हमें समझ में आए कि सही क्या है, फिर सही को समझा पाए, तब हमने कहा न्याय हुए। दोनों चीजों से संपन्न होते हैं तभी हम समझते हैं। कृष्ण भैया थोड़ी देर बात कर लेते हैं, इस पैराग्राफ को खत्म करके फिर आपकी बात को सुनते हैं। दोनों चीजों से संपन्न होते हैं तभी हम समझते हैं। जब समझेंगे नहीं तब न्याय कैसे करेंगे, है ना। कभी कभी हमारे अंदर ये आतुरता कातुरता भी आ जाती है कि हम जल्दी जल्दी समझा दें। नहीं जी, पहले समझ लीजिए, है ना, आपके अंदर एक निष्कर्ष हो जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आप है ना, कन्वे नहीं कर पाएंगे, आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे, आप परसुएड नहीं कर पाएंगे, लोगों को सही सही बता नहीं पाएंगे। आगे बाबा जी बात करेंगे तर्क की। तर्क वास्तव में क्या है? बड़े बड़े न्यायालयों में न्याय को समझा हुआ न्याय मूर्ति नहीं मिलते हैं, तो और लोग क्या करेंगे। ये बाबा जी के जीवन की वास्तव में एक घटना है, जो किसी वरिष्ठ प्रबोधक से हम सुनेंगे कि वो खोज रहे थे और नहीं मिले उन्हें। जीने में कम से कम न्याय तो होना ही चाहिए। ये मनुष्य की आवश्यकता है, ये बच्चे का बेसिक राइट है। क्या राइट है? कि हर बच्चे को न्याय सुलभता हो, है ना। अभी हमको लगता है हर्ट से इंस्पिरेशन मिलती है ना। हम आप किसी भी बड़े लोगों की कहानियां सुनिए ना, जो जिनको हम बड़ा मानते हैं, है ना, बड़े हम कह नहीं सकते, तो आप उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनिए, तो सारा इंस्पिरेशन हर्ट को ही बताते हैं। किसी व्यक्ति ने हमको एक समय पे ऐसा कह दिया और कह देने के फलस्वरूप हमने अपने मन में ठान लिया, और ठानने के फलस्वरूप देखिए आज हमारे पास 4 गाड़ी है, 5 बंगला है। इस हर्ट को, इस दुख को यदि आप प्रेरणा मान रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। ठीक है, जीने में कम से कम न्याय, कम से कम बात कर रहे हैं, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम न्याय तो होना ही चाहिए। उसके आगे क्या है? तो धर्म और सत्य, इसका प्रमाण है मानवीयतापूर्ण आचरण। ठीक है, मानवीयतापूर्ण आचरण में ही न्याय का प्रमाण आएगा। मानवीयतापूर्ण आचरण से कम में न्याय तो होता ही नहीं, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है ना। क्यों इससे ज्यादा जरूरत नहीं है? क्योंकि ये जो न्याय है, जो मानवीयतापूर्ण आचरण है, ये परिवार के रूप में, ये जो व्यवस्था का गठन है ना, जो व्यवस्था की एक इकाई के रूप में परिवार को आना है। न्याय होते ही परिवार व्यवस्थित हो जाता है। ये ऐसा व्यवस्था होने के फलस्वरूप ये आगे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी के लिए या अन्य परिवारों के लिए प्रेरणा स्वरूप हो जाता है। और ये एक बार परिवार गठन हो गया है ना, तो उसके आगे बहुत अनुकूलता हो जाती है, प्राकृतिक विधि से अनुकूलता हो जाती है, सहजता हो जाती है। जी कृष्ण भैया, आप अपनी बात को रख दीजिए, फिर हम आगे अगला पैराग्राफ पढ़ें। हाँ हाँ दीदी, एक्चुअली पूरे पैराग्राफ में देखें तो न्याय की बात हो रही है, तो मेरा इसीलिए मैंने बीच में हैंड रेस किया कि थोड़ा न्याय के बारे में भी आप थोड़ी स्पष्टता करेंगे। तो वैसे कहीं और भी पढ़ना हो रहा है, लेकिन जिस स्पष्टता से आप रखते हैं तो मैंने थोड़ा मेरा मन बना कि मैं आपसे एक बार, क्योंकि बार बार न्याय शब्द इसमें आ रहा है, ठीक लेकिन बात है। न्याय को थोड़ा स्पष्ट करेंगे तो और समझने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। कृष्ण भैया, आपने जो प्रश्न पूछ लिया है, ये अगले 1 महीने का कार्यक्रम है, और ये न्याय की स्पष्टता के लिए हम वरिष्ठ प्रबोधकों को बुलाएंगे और एक एक बात पर आपको न्याय के बारे में सुनवाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो इच्छा है वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी, और मैं जितना कर पाऊंगी उतना करूंगी, है ना। बाकी हम वरिष्ठ लोगों से सुनेंगे इस विषय में। आपकी जो समझ बनी ना दीदी, तो वो बेसिक के रूप में काम आएगा अभी अगर आप रखेंगे तो। मैं बाकी रखती आपने जाऊंगी। अच्छा प्रोग्राम बनाई जी। मैं रखती जाऊंगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी उसको जीने के साथ जोड़ा जाए, ठीक है। इतना कोशिश तो अवश्य करूंगी, क्योंकि मैं अपने लिए कोशिश करती ही रहती हूँ कि भैया ये जीने में कैसे जुड़ेगा, है ना। क्योंकि कल्पना रूप में, विचार रूप में तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा हमको उपलब्ध रहा ठीक है। चिंतन के साथ जीवन की 6 क्रियाएं पूरी हो जाती हैं। विश्लेषण, प्रिय हित लाभ के अर्थ में बहुत कुछ कर चुके हैं, है ना।
शरीर की आवश्यक, देखो चिंतन के साथ जीवन की 6 क्रियाएं पूरी हो जाती, मतलब क्या? मन के स्तर पर चयन और आस्वादन 2, वृत्ति के स्तर पर तुलन और विश्लेषण ये 2 है ना। तुलन विश्लेषण में अभी जो हम तुलन कर रहे थे वो प्रिय हित लाभ के अर्थ में कर रहे थे। अब जब हम सहअस्तित्ववादी विचार के साथ खड़े होते हैं तो सारा तुलन न्याय धर्म सत्य के अर्थ में शुरू होता है। इस तुलन को शुरू करने के लिए हमें एक अभ्यास चाहिए, वो है समग्रता में चीजों को देखने का अभ्यास, प्रयोजन के रूप में हर एक इकाई को पहचानने का अभ्यास। ये अभ्यास मन बनाने के साथ शुरू होता है। आप मन बनाइए कि मुझे ऐसा देखना है। देखने के क्रम में बहुत सारी जगह आप अटकेंगे, जहां आप अटकें वहां किसी भी वरिष्ठ अध्ययनकर्ता की मदद जरूर लीजिए, नहीं तो आप अटके रह जाएंगे, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, तुलन विश्लेषण की बात हुई। उसके आगे हम बात करते हैं चित्त में चिंतन और चित्रण, है ना। चित्रण क्रिया, भाषा से आप अधिकतम चित्रण तक पहुंचते हैं ना। उसके आगे जो चिंतन क्रिया, ये स्वयं स्फूर्त विधि से आपको घट जाती। कैसे घट जाती है? जैसे आपको कोई बात समझ में आ जाती है ना, उस समझने का जो सुख आपको उस समय मिलता है, आपको एकदम स्पष्टता आ जाती है। ये साक्षात करके बहुत छोटे छोटे स्फुरण जैसे हैं, तो ये हमारे अंदर घटने लग जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं चिंतन के साथ जीवन की 6 क्रियाएं क्या होती हैं? पूरी हो जाती हैं। ठीक। विश्लेषण प्रिय हित लाभ के अर्थ में बहुत कुछ कर सके हैं। हर हर जगह, है ना। ये जो हर जगह हमने किस चीज का अध्ययन किया? तो 2 बातों का अध्ययन किया हर एक इकाई में, रूप और गुण। 2 चीजों का अध्ययन करते हैं, वो दिखने में कैसी है ना, और गुण के रूप में हम उसको, हालांकि वैज्ञानिक भाषा में स्वभाव वगैरह बोलते हैं, स्वभाव एवं एवं गुण धर्म, लेकिन गुण का ही है ना, कि ये भाई पानी है, इसको इसके साथ मिलाने से क्या होता है, या ये NH4Cl है, इसको इसके साथ मिलाने से क्या होता है। ये जो मिला जुला के उसको हमने जो सारा स्टडी किया है ना, इसको बोलते हैं गुणों का अध्ययन किया है। इससे अधिक हम अभी स्टडी नहीं कर पाए। तो हमें शिफ्ट क्या मिलता है? स्वभाव और धर्म को, है ना। जैसे ही स्वभाव और धर्म का चश्मा पहनते हैं, है ना, स्वभाव धर्म के लेंस हमारे चश्मे में लगते हैं, तो पूरी दुनिया बिल्कुल अलग दिखाई पड़ने लग जाती है। अपने आप जो हमारा विश्लेषण है ना, वो न्याय धर्म सत्य के अर्थ में होने लगता है। अस्तित्व हर जगह दिखने लग जाता है, हर एक इकाई एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई पड़ने लग जाती है। तो ये चश्मा, थोड़ा सा लेंस हमें बदलने, स्वभाव धर्म को पहचानना, इसी की शिक्षा है ना। तो अभी रूप गुण की केवल शिक्षा है, अब रूप गुण के साथ साथ स्वभाव धर्म को पहचानने से हम आगे बढ़ते हैं। शरीर की आवश्यकताओं के लिए सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं का उत्पादन बहुत कर चुके हैं। तो रूप और गुण के अध्ययन से शरीर की आवश्यकताओं, है ना, उसके लिए जो सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तु, उसका उत्पादन काफी कर लिया है, काफी सारे लोगों को वो अवेलेबल भी हो गया है। जैसे मैं और जनक कभी कभी कहते हैं कि जैसा लाइफ हम जीते हैं, है ना, जो चाहिए वो उपलब्ध है, ऐसी लाइफ तो एक समय में राजा लोगों की भी नहीं होगी। और मतलब आप सोचिए ना, कितना पैसा, कितना राजकोष भी खाली कर देता, तो उसके पास ये विधि नहीं थी कि यहाँ से बैठे कोई इतनी दूर बैठे व्यक्ति से वो बातचीत कर पाए, है ना। तो बहुत सारी, अब इससे अधिक कल्पना भी नहीं बनती कि और क्या भोगा जा सकता है। तो शरीर की आवश्यकताओं के लिए हमने जो करना था, मनाकार को साकार करने की विधि से हम बहुत लंबी यात्रा तय कर आए हैं। इसके अच्छा, और प्रयोजन स्पष्ट ना होने के अर्थ में, ये सारे मनाकार को साकार तो कर लिया, लेकिन प्रयोजन नहीं स्पष्ट होने के अर्थ में क्या हुआ? अब हम लोग बोर्डम से ग्रस्त हैं, है ना, ऊब जाते हैं, भोग की असहनीयता, है ना, भोग की पीड़ा में है अब हम लोग। ठीक है, असहनीय हो गया है भोग ये, है ना। बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं ना, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स से लेकर के ना डिप्रेशन तक, सब कुछ इसी की देन है। भोग की असहनीयता हो गई है। ठीक। और जो लोग भोग नहीं पा रहे हैं, वो भोगने के लिए अति तत्पर दिखाई पड़ते हैं ना, जो जिनके तो इससे ये पता चलता है कि मानसिकता तो भोग की ही है ना। हर माता पिता चाहता है मेरा बच्चा एक ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां उसे सर्वाधिक भोगने के लिए उपलब्ध हो, है ना। यही तो चाहते हैं कुल मिला के बच्चे के लिए जो शुभ कामना है। तो शुभ कामना को यदि आप कल्पना को, एक एक चित्र को देखें, तो आप क्या चाहते हैं? मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, पूरी कृतज्ञता के साथ ये बात को मैं कह रही हूँ और पूरे भाव के साथ। हमारे पिताजी, जब मैं छोटी थी ना, तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और मेरे पिताजी जब बैंक जाते थे तो बैंक में एसी चलता था। ऑफ कोर्स हमारे घर में एसी नहीं था, हमारे घर में एक
समय के बाद फिर हमने कूलर लगवाया। एसी, अभी एक एसी हो गया क्योंकि गर्मी बहुत बर्दाश्त नहीं होती इसलिए। और वो एसी लगाने की भी कहानी एक अलग कहानी है ना। एसी भी इसलिए लगाएगा क्योंकि हमारे मोहल्ले में सबके घर में एसी है, तो हम लोग भी एसी लगवा लें, ऐसा ऐसा मन से मेरी छोटी बहन जो है उसने एसी घर पे लगवाया। खैर, ये सब हम देखते ही रहते हैं। तो जब हमारे पिताजी वहां जाते थे तो बड़े पसीने से तरबतर, और थोड़ा एसी में एकदम जल्दी से पसीना सूख जाता था, तो कहते थे कि बिटिया तुम है ना बैंक में जॉब करना, है ना, बढ़िया नौकरी है, सवेरे अपना 9 बजे जाओ, है ना, और उसके बाद 5 बजे छुट्टी हो जाती है और सारा दिन एसी में रहो, है ना। तो मैं कभी कभी ये विचार करती थी हमारे पिताजी की वास्तव में इच्छा क्या है ना, कि हम बैंक में नौकरी करें, है ना, या सिर्फ इतनी इच्छा है कि हम एसी में बैठे, है ना। तो हर व्यक्ति अपने जहां से वो अतृप्त रहता है उतनी उससे अधिक की कल्पना करता है। जब आप वास्तव में जीवन में अपने भीतर चित्रणों में जाके देखते हैं कि यार मैं क्या चीज का चित्रण कर रहा हूं वास्तव में, ना किस चीज से मैं वास्तव में हर्ट हूं, कौन सी चीज है जो मुझे नहीं मिली, उसकी इतनी पीड़ा बन गई कि मैं अपने बच्चों के लिए चाहता हूं, है ना, तो आपको पता चलेगा अरे बाप रे, अभी तो हम यहाँ पर अटके हुए हैं, यहाँ पर अटके हुए हैं। फिर आप देखेंगे कि यार क्यों ऐसा हो रहा है, तो आपको पता चलेगा क्योंकि हमें वास्तव में न्याय उपलब्ध नहीं है ना। गरीबी अमीरी में संतुलन नहीं है, जो उसे उपलब्ध है वो मुझे उपलब्ध नहीं है ना। जो उसके पास उपलब्ध है उसका वो कहते हैं ना स्टाइल मार रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं ना। इस विधि से भी बहुत सारी हर्ट हमको रहती है। ये जो हम वास्तव में न्याय चाहते हैं मानव मानव संबंध के आधार पर, ये हो नहीं पा रहा है ना। तो एक व्यक्ति दीन बन जाता है, एक व्यक्ति क्रूर बन जाता है, एक व्यक्ति राक्षस बन जाता है, दूसरा व्यक्ति हीन बन जाता है, पशु मानव बन जाता है ना, स्लेव माइंडसेट में चला जाता है। ऐसा सब निरंतर आपको घटते हुए देखने मिलेगा, है ना। तो इस जरा अपने इस यहाँ पर जरा केंद्रीय ध्यान को लगाइए तो आपको बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि जहां जहां दो संबंधों के बीच में विश्वास होना चाहिए था, वहां पर हमें विश्वासघात, इसको बाबा जी ने विश्वासघात लिखा है, दीनताहीनता के बीच में विश्वास की कमी है, जो विश्वास, उसको विश्वासघात कहा है। ठीक है। इसके अलावा जो वस्तु है ना, जैसे बम बनाना, मिसाइल बनाना, युद्ध पोत आदि बनाना, ये चीजें मानवोपयोगी नहीं है, ये निरर्थक हैं और बर्बादी के कारण हैं। तर्क विधि से और घटना विधि से यह सिद्ध हो जाता है। ठीक है। देखिए, बम बनाना, मिसाइल बनाना, युद्ध पोत पोत मतलब जहाज, युद्ध के लिए जो जहाज, फाइटर प्लेन्स, इनको बनाना, इसकी बात कर रहे हैं। तो हाँ हाँ, ये चीजें तो नहीं बना रहे हम लोग, तो नहीं बना रहे डायरेक्टली, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आप जानते हैं जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत सारी अनुपयोगी वस्तुएं बना बना करके हमको सेल कर देते हैं, और ये जो हमारे घर है ना, ये अनुपयोगी वस्तुओं के भंडारण गृह हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हम जी रहे हैं ना, क्यों, जैसे फैशन के रूप में। जैसे आप देखिए, अगर आप फेसबुक पे रील्स सर्फ करते हैं, इंस्टा पे रील्स सर्फ करते हैं, तो आप देखिए ऐसे बहुत सारे गैजेट्स और टूल्स है ना, जिनकी वास्तव में कोई बहुत अधिक उपयोगिता नहीं है। आप इसको देख करके देखिएगा, जो हमारी मम्मी, मतलब हमारे घर में इतने सारे बर्तन ही नहीं थे। कभी कभी मैं सोचती हूँ हमारे पास जितने टूल्स और अप्लायंसेस हैं, इतने टूल्स एंड अप्लायंसेस तो हमारे माताजी के पास नहीं थे। भोजन लेकिन बाकायदा है ना, पोषण के अर्थ में भोजन बनता था, स्वादिष्ट भोजन बनता था, अच्छा भोजन बनता था। इसको भी एक जरा यहाँ पर भी ध्यान को दौड़ाइएगा, कितनी अनुपयोगी वस्तुएं मानव को यूं ही परोस दी जाती है और हम ले लेते हैं। ठीक है, किसी भी दबाव में हम ले लें। ठीक, तो कहाँ थे हम? यस, ये निरर्थक है और बर्बादी के कारण हैं। तर्क विधि से और घटना विधि से यह सिद्ध हो जाता है। तात्विक विधि से, तर्क विधि से और व्यवहार विधि से मानव के लिए वस्तुओं का उपयोग सिद्ध होता है। तात्विक विधि है ना, जैसे तात्विक विधि मतलब मूल तत्व के रूप में, जिसको सत्ता में संपृक्तता कहते हैं बाबा जी। सत्ता में संपृक्तता, एक तो ये स्थिति जब हम आध्यात्मिक स्तर पर ले जाते हैं हमारी चेतना को, तो तात्विक विधि से चीजों का अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक विधि की चरम स्थिति में भी तात्विक अध्ययन ही होता है। अगली बात है तर्क विधि से। तो तर्क विधि क्या है वास्तव में? बाबा जी इसको लिखते हैं परिभाषा संहिता में, तात्विकता के लिए गति क्रम, है ना। तात्विकता तक कोई व्यक्ति पहुंचे, कोई व्यक्ति आध्यात्मिक होने के लिए तत्पर हो, किसी व्यक्ति में ये प्रश्न बन जाए, है ना। क्या प्रश्न बन जाए
कि सत्य से मिथ्या कैसे पैदा हो गया, है ना, ये एक तात्विक प्रश्न है। लेकिन तर्क विधि से ऐसा हो गया। तो तात्विकता के लिए जो गति क्रम है, जैसे हम किसी बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो उसमें इस प्रकार की जिज्ञासाओं के स्फुरण के लिए भी एक प्रेरक वातावरण हो, इसे कह रहे हैं तर्क विधि। तात्विकता के लिए जो गति क्रम है उसका नाम है तर्क। समाधान के लिए गति क्रम, ठीक है, समाधान की स्पष्टता उसे हर दिशा कोण आयाम में हो जाए, इसके लिए जो गति क्रम है इसका नाम है तर्क। यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता को प्रमाणित करने में मानसिक वैचारिक गतिक्रम। हर बच्चे को हम 20 साल के लिए, बच्चा स्वयं ही शिक्षा के लिए समर्पित होता है। कैसे पता? क्योंकि जिज्ञासु होता है, हर बालक जिज्ञासु होता है, ठीक है। तो भले ही उसकी एक जिज्ञासा एक विषय में ना हो, अन्य विषय में हो, है ना। मैंने तो जहां तक मतलब मेरी समझ है, मैंने एक वरिष्ठ अध्ययनकर्ता उनके साथ एक डिस्कशन किया, तो हमने कहा ये सारे लोग अलग अलग कैसे, मतलब मेरी रुचि कैसे, बहुत सारी चीजों में मेरी रुचि नहीं है, बहुत सारी चीजों में मेरी रुचि है। जानते हैं, ये भी एक प्राकृतिक विधि से होता है कि कितने बच्चों में किस चीज के प्रति रुचि होगी, ये भी बहुत हद तक प्राकृतिक है ना। हालांकि अभी वातावरण के दबाव, अब वातावरण ही आप उसको समग्रता में नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर हम उस रुचि की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये निरर्थक और बर्बादी के कारण है। तर्क विधि से और घटना विधि से यह सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तर्क विधि से जब तात्विकता के क्रम में इस बात को रखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये सब बिल्कुल निरर्थक बातें हैं। क्यों तर्क विधि से हमें जाना का है, हमारा लक्ष्य क्या है? तो हमारा लक्ष्य है जागृति, है ना। हमारी दिशा क्या है? जागृति क्रम हमारी दिशा है, ठीक है। ये हमें स्पष्ट हो जाता है। तात्विक विधि से, तर्क विधि से, व्यवहार विधि से। व्यवहार विधि क्या है? एक से अधिक एकत्र होने के लिए जो गठन होना है व्यक्तियों में, गठन के फलस्वरूप तो ये जो व्यक्तिवादी मानसिकता है, ये परिवार में सम्मिलित आचरण के रूप में जब हम प्रस्तुत होते हैं तो ये व्यक्तिवादी मानसिकता उसमें विलय हो जाती है, वो समूल नष्ट हो जाती है ना। व्यवहार विधि से मानव के लिए वस्तुओं का उपयोग सिद्ध होता है। वस्तु का मतलब वस्तु मतलब मत समझिएगा, वस्तु मतलब वास्तविकताएं। ऑल द रियलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना, ऑफ दिस यूनिवर्स, दे आर यूजफुल टू द ह्यूमन बीइंग, दे आर कंड्यूसिव टू द एनलाइटनमेंट और जागृति, है ना, जागृति के लिए ये उपयोगी हैं। ठीक, तात्विक विधि से हम सुखी होना चाहते हैं, हम सुखी होते हैं तात्विक विधि रूप में। हम सुखी होते हैं, ओके, हम सुखी होते हैं तात्विक विधि रूप में, हम व्यवहारिक हो गए। ये थोड़ा सा मुझे लगता है इसको ठीक से पढ़ने की आवश्यकता है। तात्विक विधि से ही हम व्यवहारिक हो पाते हैं, उसको प्रमाणित करने के लिए हम व्यवहारिक होते हैं। यही तर्क विधि है, एक दूसरे से जो क्रम के रूप में जुड़ा हुआ है। कल मैं इसको वापस एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अभी कृष्ण भैया कुछ कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं उनको। जी कृष्ण भैया। कृष्ण भैया आपने हैंड रेज किया था, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ दीदी, आप बहुत अच्छे रख रहे हैं कंटेंट को, लेकिन जो एक स्पीड नजर आ रही है ना, उसकी वजह से कई बार क्वेश्चन एड्रेस नहीं होता है। तो कंटेंट कवर करने की जो स्पीड है उसको भले हम कम रखें, चाहे 4 लाइन पढ़ें, लेकिन अगर वहां कोई क्वेश्चन है या कुछ है तो उसको हम लेते हैं तो स्पष्टता बनेगी। अभी आपने बोला कि रुचियों में जो डिफरेंस होता है तो उसको आप मध्य सेशन से कैसे जोड़ पाते हैं? अगर हम बहुत गहराई में जो विविधता है ना भैया, जो विविधताएं दिखाई पड़ती है ना मनुष्यों में, ये बिल्कुल प्राकृतिक हैं, क्योंकि रूप गुण का अध्ययन है ना यहाँ पर। जितनी भी रुचियां वो शरीर मूलक होने के अर्थ में। जी ठीक, तो शरीर मूलक हैं तब तक रुचियों में डिफरेंस होगा, लेकिन अगर ये शरीर मूलक नहीं होता है और हम जैसे संज्ञानशीलता की तरफ बढ़ते हैं तो वहां भी शरीर मूलक ही हैं, सारी रुचियां शरीर मूलक ही हैं, तो वहां पे फिर समानता आ जाएगी। जैसे अगर हम तो क्या है ना, लक्ष्य मूलक और मूल्य मूलक आस्वादन में शिफ्ट होना जो है, इसी को तो विकास कहा है, चेतना विकास। और क्या है? जी जी, तब तो रुचि मूलक अगर जीना है। ठीक है, आप प्रश्न पूछिए भैया, मुझे है ना पता नहीं चलता कि अभी किसके मन में क्या प्रश्न है, तो आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसको कनेक्ट कर पाऊंगी। दूसरी बात ये भी है, एक्चुअली मैंने इसलिए बोला कि हैंड रेज करने के बाद भी काफी समय लग जाता है ना, तो फिर वो क्वेश्चन भी निकल जाता कई बार वहां पे।
तो तो उसको थोड़ा लिख सा आप लीजिए। समस्या ये है भैया कि अगर हम आपको बीच में कह देते तो कई बार मैं क्या बोलना चाहती हूँ मैं भूल जाती हूँ। तो एक थोड़ा ये बना लिया जाए, है ना, कि आप लिख लीजिए उसको, है ना, छोटा सा, फिर हम सुन लेंगे, नहीं तो बात हाँ, नहीं अधूरी रह नहीं जाएगी। नहीं, वैसे हम भूल जाते हैं, पर अध्ययन के समय पे जब आप अध्ययन कर रहे हैं ना, तब आपके सामने बुक है और वो कहाँ तक कवर हुआ हमें ध्यान में रहता है, तो हम वहां अगर बीच में क्वेश्चन उसी समय ले लेते हैं तो वो वहीं एड्रेस हो जाता है, नहीं तो आगे की बात नहीं पहुंच पाती। ठीक है भैया, ठीक है, जी। चलिए बढ़िया। और किसी को कोई प्रश्न हो, ध्यान में आया हो? चलिए, किसी जो भी लोग हैं आज की क्लास में कहाँ पर उनका ध्यान गया, इस बात को मैं चाहती हूँ आप लोग में से कोई लोग रखें। देखिए, कहेंगे नहीं, आप कह नहीं पा रहे हैं, इसका यही मतलब आप सुन नहीं पा रहे हैं। ऐसा हमारी एक टीचर बोलती थी और मुझे लगता है वो सही बोलती थी, है ना? तो दीदी, आपने असमंजस के ऊपर रखा था, तो हम्म उस समय तो कनेक्ट हुआ, लेकिन जैसे ही दो तीन सेंटेंस आगे बढ़े और हम्म वापस क्या क्या बोला था, क्या समझा था, वो वापस गायब हो गया। तो एक बार हम्म, असमंजस को वापस आप थोड़ा सा बता पाए, तो बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा था मुझे वहां पर हाँ वो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बता देते हैं। चलिए देखते हैं किसको याद है। किसी को याद है मैंने क्या बताया था, असमंजस क्या है? किसी को नहीं याद है? ओके, असमंजस का मतलब होता है जैसा आपको स्वयं स्वीकार नहीं है वैसी वस्तु किसी दूसरे के लिए बना देना, अथवा किसी दूसरे व्यक्ति को वो वस्तु दे देना, है ना, उस रियलिटी को किसी और दूसरे व्यक्ति को सौंप देना, इसका नाम है असमंजस, है ना। जो बात आपको स्वीकार नहीं है, जो मान्यता आपको स्वयं ही नहीं स्वीकार है, ऐसी मान्यताएं हम ट्रांसफर करते रहते हैं। ऐसी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, जैसे युद्ध की सामग्री, है ना। जैसे कि हम सभी चाहते हैं दिवाली में मिठाई खाएं, और वो मिठाई कैसी हो, हेल्दी हो, अनहेल्दी मिठाई ना हो। लेकिन जो बाजार में यूरिया से दूध बना देते हैं ना, और उसके बाद उसकी मिठाई बना देते हैं, ऐसी मिठाई बाजार में उपलब्ध करा देते हैं। ऐसा हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जो हम अपनी संतान के लिए नहीं चाहते हैं, जितने भी जानते हैं, फेसबुक से लेकर के एप्पल के जितने भी सीईओज हैं, इनसे एक डॉक्यूमेंट्री जिसपे इनसे पूछा गया क्या आप अपने बच्चों को ये चीजें इस्तेमाल करने देते हैं, तो कहते हैं नहीं, इस्तेमाल नहीं करने देते हैं। एप्पल के सीईओ का तो मुझे याद है, फेसबुक के जो फाउंडर है, उनकी जब बेटी हुई तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज लिखा था उसके लिए, है ना। उस समय मैं उनको फॉलो करती थी और हमने उनकी वो चिट्ठी अपनी बेटी के नाम पे उन्होंने लिखी थी, मैक्सिमा आई थिंक उसका नाम रखा है उन्होंने, और उसके नाम एक चिट्ठी लिखी थी। हम चिट्ठी पढ़ के हम सोचने लगे बाप रे बाप, ये तो कर तो वास्तव में इसका उल्टा रहे हैं। तो ऐसा है ना, हम जैसा अपने लिए नहीं चाहते वैसा हम उपलब्ध करा देते हैं, इसको असमंजस कह रहे हैं। ठीक, अपने लिए हम जो नहीं चाहते, जैसे हम किसी से कहते हैं ना भाई हमसे ऊंची आवाज में बात मत किया करो, दूसरे से कर ही लेते हैं। ठीक है, इसके आप जगह जगह उदाहरण खोजिए, आपको मिल जाएंगे कि हम अपने लिए वास्तव में क्या नहीं चाहते और कर क्या रहे हैं, उसका परिणाम क्या हो रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। ये असमंजस है। ये असमंजस का बिल्कुल प्रत्यक्ष हमको दिखाई पड़ता है कि कितना असमंजस हम में है। ठीक है भैया, कृष्ण भैया। आज दीदी हाँ आपने जी। एक प्यारी सी बात जो बताई। हमें जो हमें समझ नहीं आया है, हमें स्पष्टता नहीं है, और हमारे लिए स्वीकृति नहीं है, वो भी सही हम नहीं अगर है। किसी को उपलब्ध करवा हम्म देते हैं, तो उसी को हम्म हम असमंजस बोल रहे हैं। ये हम्म, भौतिक में भी जाएगा और हमारे जो बौद्धिक है, दोनों में ये चीज आएगी। ठीक है, बढ़िया। संध्या दीदी जी। दीदी आज आपने एक ये बात कही कि अति भोग भी डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। ये भी अपने आंखों के सामने आसपास के वातावरण में दिखाई दे रहा है। बहुत प्यारा सा लगा कि आज हम राजा से भी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है वो ज्ञान की भूख जो है वो इंसान को जो है कहीं ना कहीं कचोटती है। बिल्कुल, उससे कम में हम तरफ, अच्छा ये इतनी पीड़ा बन गई है कि अब मुझे लगता है पीड़ा के फलस्वरूप लोग तैयार भी हैं सुनने के लिए। सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो जाएंगे कहाँ, है ना। समझने का दबाव मुझे लगता है एक नैसर्गिक विधि से बन रहा है, तो मुझे लगता है वो भी ठीक ही है ना। प्रकृति में हर क्षण न्याय है, ये लिखा हुआ है, अस्तित्व में हर क्षण न्याय है। हर पीड़ा के फलस्वरूप, है ना, हम आगे बढ़ेंगे। समस्त गतियां दबाव से प्रवाह में हैं, इसलिए दबाव जब आए, दबाव जब बनता है, तो ये भी इस बात की, दबाव ही प्रवाह के लिए प्रेरणा है, तो आगे बढ़ेंगे, आगे हम गतित होंगे,
आगे हम विकसित होंगे, है ना। हमें समाधान को सुनने के लिए पीड़ा तत्परता और बढ़ जाएगी, बढ़ ही रही है ना। ठीक है, दीदी चलिए हम आपने एक शब्द एक वाक्य बोला था कि हर पेरेंट्स जो है बच्चे को भोगवादी ही बना रहे हैं। चाहते ऐसा है, मतलब अधिकतम चाहत यही है और वैसे हम्म, चाहते हैं कि हर तरह से आदर्शवादी भी हो और पर कहीं ना कहीं तैयार जो कर रहे हैं वो भोगवादी के लिए कर रहे हैं। सोचिए ना दीदी, आप है ना अगर आप दूसरे लोगों को छोड़ दें, अपने लोगों को देखें, है ना। बिल्कुल यदि अपने आपके ही बात बच्चे कर रहे हैं, हैं। हाँ, तो बिल्कुल पकड़ में आता है, अरे बाप रे अपन ये कर रहे हैं, है ना। अभी हम जब दुनिया में देखते हैं ना कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, वास्तव में सब लोग नहीं, हम ही लोग ऐसा कर रहे हैं। हम अधिकतम क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे की अच्छी से अच्छी नौकरी हो। तो अच्छी से अच्छी नौकरी से क्या होगा, खूब सारा पैसा आएगा, उससे क्या होगा, तो उसका अपना एक घर होगा, है ना। हम पूरी शिक्षा हमारी ऐसी है जो आदमी को व्यक्तिवादी और अकेला कर देती है, पूरी शिक्षा ऐसी है ना। और हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे के पास सारे साधन संपन्नता हो जाए, है ना, खूब सारा बैंक बैलेंस हो, एक नहीं दो दो गाड़ियां हो, है ना। मैं अगर पीछे मैं देखती हूँ तो यही सब देखते हैं आज के माता पिता भी, क्योंकि मैं उन बच्चों की बात करती हूँ जिनको मैंने पढ़ाया है। तो माँ बाप यही चाहते हैं बच्चे की ना अच्छे से कमाने खाने वाला हो जाए, मेरा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, है ना। तो जो पैरों पर खड़ा होना है उसको हम किस किस चीज को मान रहे हैं कि पैरों पर हमारा बच्चा खड़ा हो गया। तो यही बातें, और देखिए समाज में भी प्रतिष्ठा किस चीज की हमने कर रखी, किसको हम बातों बातों में अच्छा मानते हैं, है ना। हम अपने पिताजी के साथ कई बार मैं डिस्कशन मैंने किया है ना। मैं कोई भी बात कह रही हूँ ना, तो मैं इसको ये मान के चलिए कि मैं अपने परिवार की ही बात कर रही हूँ, मैं किसी और के ऊपर नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा कर रहे हैं, हमारे परिवार में ऐसा हो रहा है ना। जो व्यक्ति थोड़ा सा कम कमा पाता है उसको थोड़ा लगता है कि मैं कम कर पा रहा हूँ, है ना, उसको दीनहीन महसूस करवा दिया जाता है। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से कन्वर्सेशन में, बातचीत में ऐसा निकल के आता है ना। ऐसा अहोभाव उन लोगों के प्रति आ जाता है जो लोग बहुत कमा रहे हैं कि पूछिए मत। तो ये सब विधि से ये सब घट रहा है निरंतर लगातार, है ना। हमारे साथ जहां हम जिन परिवारों में रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब घट रहा है। हमारी सोसाइटी में एक गार्ड भैया थे, है ना। तो वो गार्ड भैया का एक काम था, जो स्कूटर से लोग निकलते थे ना गेट से, उनको वो सलूट नहीं करते थे, जो गाड़ी से निकलते थे उनको सलूट करते थे। नहीं तो शुरू शुरू में ये हुआ, इसका नियम रखा गया था, बकायदा उनको ट्रेन किया गया था ऐसा करने के लिए। मंदिर के पंडित जी ऐसे करते हैं। है ना। तो मतलब ये ध्यान में आता है कि मैंने फिर जनक को कहा, मैंने कहा जनक कि हमारी गाड़ी को सल्यूट करते हैं जो गार्ड भैया है ना। फिर हम उनसे बातचीत किए तो अगली बार से हम उनके साथ नमस्ते हाय हेलो करने लगे। हमने कहा सल्यूट मत क्या करिए, लेकिन ये मैंने उनको कोई समझाने की विधि से नहीं, उनसे हम थोड़ी दोस्ती कर ली और फिर उनसे नमस्ते करते थे, एक है ना इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग व्यक्तियों के तरीके हमने एक संबंध को स्थापित किया, वरना वो खड़े हो जाते थे तुरंत तुरंत सल्यूट करते थे। तो हमारा ध्यान गया भाई ये क्या हो रहा है ना, किस चीज के प्रति हम देखिए क्या हो रहा है, एक एक जगह पर जरा ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा हम डूबे भीगे गिरे इस असमंजस में। ठीक है, चलिए बढ़िया। और किसी का कहीं पर ध्यान गया हो तो ध्यानाकर्षण आप करा सकते हैं। देखिए कोई कोई भी व्यक्ति कोई भी बात को पूछ लेता है, बोल लेता है, तो सबके लिए वो क्लैरिटी होती है, और आप जब बोल लेते हैं ना आपके दिमाग में वो चीज ठहर जाती है, वो ठहरने के फलस्वरूप आपका अध्ययन आगे बढ़ता है। तो मैं एक और चांस देती हूँ, आप भी कोशिश करिए, जो भी कोशिश करना चाहें, एक लाइन जो आपको छू गई, फिर हम क्लास को खत्म करते हैं। कोई भी व्यक्ति। जी नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। आपने बड़ा अच्छा चित्रण को समझाया। चित्त जो चित्रण करता है फिर तुलन करता है, तुलन में हमें क्या शिफ्ट करना चाहिए। जी तो प्लीज आप आगे भी बताएंगे। चित्त के आगे बुद्धि होती है जिससे संकल्प लेते हैं। संकल्प तो हम डेली लेते हैं, फिर हम इसमें कहते हैं कि बुद्धि हमारी एक्टिव नहीं है। हाउ इट इज पॉसिबल। हाँ हाँ भैया, संकल्प जो बाबा जी का शब्द संकल्प है ना, और जो हम जिसको संकल्प माने हुए, ये दो अलग अलग शब्द हैं, इसलिए परिभाषा संहिता की आवश्यकता है। अभी हम मन बनाने को संकल्प मानते हैं, है ना। और मन तो हमारा ऐसा है कि कभी शरीर से नियंत्रित हो जाता है, यांत्रिकता में नियंत्रित है अभी तो हम, शरीर से मतलब चार विषय में जीने के फलस्वरूप। तो अभी संकल्प नहीं है ये अभी यही कह सकते हैं कि हम मन बना रहे हैं। ठीक है भैया। जी जी, फिर संकल्प क्या है।
संकल्प बुद्धि में होने वाली क्रिया के लिए एक शब्द दिया है, संकल्प, अच्छा है ना। अच्छा। वो संकल्प क्या है उसको आगे जानेंगे। अच्छा, जी एक थोड़ी जी। सी और बात स्पष्ट कर दूं, इस ग्रुप में ज्यादातर वो लोग मतलब जैसे हमने शुरू किया था, तो ऐसे ज्यादातर लोग हैं जिन्होंने एक परिचय शिविर ही किया है ना। परिचय शिविर में बहुत सारे शब्द उनको पकड़ में नहीं आए, तो मैं अभी कोशिश ये करती हूँ कि शब्दों से धीरे 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 लोगों को परिचय हो जाए। एक समय पर आकर के हम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा, अच्छा रूप गुण स्वभाव धर्म ये 4 आयाम क्या है ना। तो इसलिए बहुत सारा खोलना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसकी विधि को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कि एक टॉपिक को लेकर के जैसे गहराई में लेकर के बातचीत को हम रख पाए, ये भी प्रयास मेरा रहेगा। लेकिन अभी तो थोड़ा सा मुझे लगता है एक सीमा है, जब पुस्तकों के अध्ययन में जाएंगे तो गहरा लेंगे उस चीज को। अभी तो ये जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक चल रही है ना? तो थोड़ा मुझे लगता है जो आगे बढ़ चुके हैं अध्ययन में, थोड़ा वो भी धैर्य को बनाए रखें और अपने मन में खोलने का प्रयास करें कि भाई क्या हो सकता है, इसका क्या मतलब हो सकता है ना। तो ठीक है ना। ऑल्दो आई वेलकम द डिस्कशन कंप्लीटली, है ना, मैं पूरा उसका स्वागत करती हूँ, क्योंकि क्या पता जो नया व्यक्ति भी है वो वास्तव में कौन सी बात से क्या समझ जाए। ठीक है, तो ये है। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम आज क्लास को समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे कल सुबह ठीक 7:30 बजे। नमस्ते, हरि हर।